जय हिंद साथियों। बीपीएससी ट्री फेज का सेट प्रैक्टिस लगातार वे में चल रहा है आपके पास। और आज सेट है बीपीएससी ट्री के लिए, सेट है छठा। साइंस के लिए आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भयभीत ना हो। बहुत सारे साथी ने उसमें से कुछ कमेंट किए हैं कि अरे आप लोग टाइम किल करते हैं। देखिए, मैं वही बात बताता हूँ जो आपके हितकारी के लिए है, गलत बात नहीं बताता हूँ जिससे आपका समय का किल होता हो। फिर भी अगर आपको ऐसा लगा कि मैंने आपका समय किल किया हूँ तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, आपसे क्षमा चाहता हूँ। आपकी बेहतरी के लिए ही मैं जो है प्रयास करता हूँ। और जिस तरह का सेट का जो क्वेश्चन डिजाइन किया गया है बिल्कुल एग्ज़ाम से आधारित ही है, एग्ज़ाम पैटर्न पे है। जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो पता चलेगा कि मैंने जो सेट कराया है और आपने जो सेट प्रैक्टिस किया है तो रियलिटी में एग्ज़ाम के लिए और एग्ज़ाम के आधार पे किया है या नहीं किया है। तो हम आपका समय को किल ना करते हुए आते हैं डायरेक्ट सेट पे, सेट प्रैक्टिस पे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन सबसे पहले आप प्रयास करिएगा क्वेश्चन को समझने के लिए। और बहुत सारे साथी का ये भी कमेंट आया है कि इंग्लिश में भी तो मैं जो है बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही बताता हूँ, जहाँ टर्मिनोलॉजी दिक्कत आएगी तो मैं फिर से वहाँ पे बताने का प्रयास करूँगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आपके सामने। क्या क्वेश्चन है? निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सी है, यानी सबसे जो वेटेड मेटल्स है वो कौन सी है, सबसे हेवी मेटल कौन सी है। तो आप याद रखिएगा, अगर हम बात करेंगे भारत के अंदर तो भारत के अंदर जो सबसे भारी धातु जो पाया जाता है वो है प्लेटिनम। लेकिन ऑल ओवर कंट्रीज, ठीक है ना, विश्व की बात करेंगे तो सबसे भारी धातु जो है हमारे पास ओस्मियम है। क्या है? ओस्मियम, ये याद रखिएगा, ओस्मियम, जिसका सिंबल है ओएस, ओस्मियम। यहीं पे अगर आपसे पूछा जाए कि ओस्मियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, परमाणु संख्या कितना होता है, तो याद रखिएगा परमाणु संख्या जो होता है इसका 76 होता है। ठीक है, एटॉमिक नंबर की बात करें, परमाणु संख्या की बात। यहीं पे अगर आपसे पूछ दे कि परमाणु भार कितनी होती है तो याद रखिए परमाणु भार 190 होती है। ठीक, लिखा कैसे जाता है तो आपसे एग्जाम में जो है एक क्वेश्चन इस तरह से भी एराइज किया जा सकता है। लिखेगा यहाँ पे 76 और ऊपर लिख देगा 190। आपसे पूछ देगा कि इसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है, न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है। तो अब न्यूट्रॉन जो होता है, न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है कैसे निकालेंगे, तो आप याद रखिएगा कि मास संख्या बराबर होता है, मास बराबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और ये ऊपर वाला जो होता है वो मास संख्या दिया जाता है। क्या दिया जाता है? मास संख्या। और नीचे वाला जो होता है ये प्रोटॉन संख्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है। राइट, तो अब पुट कर दीजिए। मास तो आपका दिया हुआ कितना, 190, प्रोटॉन कितना है 76। यहाँ से आपका न्यूट्रॉन निकल जाएगा, न्यूट्रॉन रोकिएगा तो ये 76 इधर आ जाएगा, तो 190 माइनस कितना 76 कितना हो जाएगा बताइए। 10 में से 6 गया, बचेगा 4, ये हो गया आपका 8, 8 में 7 गया 1, यानी आपका जो है 114। ठीक है, 114 न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो गई, 114 हो गई। तो इस तरह से आपके पास, तो अब देखिए यहाँ पे आप माइंड में याद रखिए प्रोटॉन कितना है 76 है, न्यूट्रॉन कितना 114। ये बहुत ही हेवी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स भी है। क्या है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, यानी मास का और न्यूट्रॉन का रेशियो अगर 1 से ज़्यादा हो जाए तो हमारा कहलाता है हेवी रेडियो एक्टिव, यानी रेडियो धारिता तत्व। समझ में आई बात कि नहीं आई? यानी प्रश्न किस तरह से पूछा जा सकता है, जो भी प्रश्न पूछा जा सकता था मैंने आपको बताने का प्रयास किया। इसी में अगर आपसे पूछ दिया जाए कि वह धातु का नाम बताइए जिसका घनत्व सबसे ज़्यादा होता है, तो आपके पास एक ही धातु है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, उसको बोला जाता है मरकरी पारा। और उसकी सबसे ज़्यादा डेंसिटी होती है, यहाँ तक कि पानी से भी ज़्यादा डेंसिटी होती है। कितना? 13.6 ग्राम पर ml। ये ग्राम पर ml जो है ये डेंसिटी घनत्व का यूनिट है, मात्रक है। राइट, आई बात समझ में? चलिए, सोना से संबंधित हो गया। यानी अगर आपसे पूछ दिया कि सोना का शुद्धतम रूप कौन है, सोना का शुद्धतम रूप 24 कैरेट है। कैरेट क्या है? कैरेट है सोना की शुद्धता की मात्रा। ठीक है, जिसमें सोना की शुद्धता को मापा जाता है उसी को हम लोग कैरेट कहते हैं। तो आई होप कि इससे संबंधित आपसे क्वेश्चन नहीं छूटेगा अगर आपने पूरी बातों को सुना है। ठीक है, यानी जहां जहां से प्रश्न बनने की संभावनाएं हैं मैं उन सारी बातों को मैं एक्सप्लेन करते चल रहा हूं। यहीं पे अगर आप बात आ रही है चांदी की, तो आपसे अगर पूछ दिया जाए कि सबसे अच्छा चालक कौन है तो चांदी है। ठीक है, याद रखिएगा। और आपसे अगर पूछ दिया जाए कि चांदी को लंबे समय तक अगर वातावरण में रहता है तो उसका कलर डिसकलर हो जाता है, भूरा कलर होता है, इसका क्या कारण है, तो याद रखिएगा ये चांदी वातावरण में उपस्थित सल्फाइड गैस, सल्फर गैस से अभिक्रिया करके सिल्वर सल्फाइड बना लेता है, जिसका कलर सिल्वर यानी ग्रेविश कलर हो जाता है। क्या होता है? ग्रेइश
पेंसिल यानी भूरापन कलर आ जाता है, ये याद रखिएगा, सिल्वर सल्फाइड Ag2S। ठीक है ना। अब उम्मीद है कि क्वेश्चन नहीं छूटेगा, राइट। चलिए आइए अगला प्रश्न पे आते हम लोग। देखिए प्रश्न क्या है, सुनहरा चावल गोल्डन राइस निम्नलिखित में से किसका समृद्ध स्रोत है? तो ये याद रखिएगा विटामिन ए की समृद्ध स्रोत है। ठीक है, विटामिन ए का दूसरा नाम भी है अगर, तो विटामिन ए का दूसरा नाम रेटिनॉल है। रेटिनॉल ये आंख की रोशनी के लिए बहुत कारगर है। यानी ये विटामिन जो होता है, विटामिन आखिर होता क्या है? तो ये विटामिन ए का मेंटेनेंस होता है। जिस तरह से बाइक की अगर बात करिएगा, बाइक वगैरह चलाते हैं, ठीक है ना, तो बाइक तो फ्यूल उसमें डाले, फिल किए ईंधन के रूप में, अगर उसको आप सर्विसिंग नहीं कराएंगे, मेंटेन नहीं कराएंगे, तो उसकी जो चाल है, उसकी जो शाइनिंग है वो कम रहेगा। ठीक उसी प्रकार हमारे शरीर के अंदर जो विटामिन है, ये एक विटामिन मेंटेनेंस का काम करता है। क्या करता है? मेंटेनेंस का काम करता है, ये याद रखिएगा। ठीक, यहीं पे अगर हम बात कर ले कि आखिर जो है गोल्डन राइस जो है, सुनहरा चावल कहाँ दिया जाता है, तो याद रखिएगा वैसा देश या वैसा स्टेट जहाँ पे विटामिन ए की प्रचुर मात्रा में कमी पाई जा रही है, तो वहाँ पे जो है सुनहरा चावल के रूप में उसको दिया जाता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा संख्या में व्यक्ति को मृत्यु से बचाया जा सके, राइट। यानी आप सिंपल साधन याद रखिए कि जहाँ पे विटामिन ए की कमी पाई जाती है, वहाँ पे गोल्डन राइस सुनहरा चावल दिया जाता है। ये चावल का जेनेटिक मोडिफाइड है, मतलब आनुवंशिकी जो है ना रूप है किसका? चावल का, गोल्डन राइस सुनहरा चावल, राइट। चलिए अब यहीं पे बात कर लेते हैं विटामिन। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि शुद्धतम रूप से कौन सा विटामिन हमारा शरीर में बनता है, तो शुद्धतम रूप से जो विटामिन बनता है हमारे पास, वो विटामिन कौन सा बनता है? बोलिए, बता करके हमें। विटामिन के जो शुद्धतम रूप से हमारे शरीर के अंदर बनता है, जो लीवर बनाती है। विटामिन डी भी बनाती है, लेकिन इसके तुलना में विटामिन के ज़्यादा बनती है। और विटामिन जो है डी का अनदर नेम रेक्टिफेनॉल भी कहा जाता है। ये एक हार्मोनल कंडीशन भी होता है। विटामिन डी आपके यानी बोन के हड्डी की मजबूती के लिए कारगर है, राइट। समझ में आई। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो है वाटर सोलेबल होता है, विटामिन सी भी वाटर सोलेबल होता है। और फैट सोलेबल कौन कौन होता है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ये आपका वसा सोलेबल है, वसा में घुलने वाला है, ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए बर्फ पर चलना कठिन होता है क्योंकि आपको पता होगा कि बर्फ पे जो है जब चलेंगे तो आपके जो बेस पॉइंट है यानी लेग्स का नीचे वाला स्तर जो है वहाँ पे फ्रिक्शन कम महसूस होगा। और फ्रिक्शन का कम लगना ही बर्फ पे चलना, अगर आप बर्फ पे चलेंगे तो वहाँ पे फ्रिक्शन की क्या होती है? कम होती है, जहाँ पे चलने में दुश्वारियाँ होगी, कठिनाइयाँ का सामना करना पड़ेगा। इसका शुद्धतम रूप और एक ही आंसर हो सकता है। क्या आंसर होगा? कि घर्षण का अभाव होना। क्या होना? घर्षण का अभाव होना। कहाँ पे है? तो यहाँ पे आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बताइए? घर्षण का अभाव होना। ठीक है, चलिए आइए अगला प्रश्न में आते हम लोग। पराश्रय रंग यानी अल्ट्रासोनिक वेव की आवृत्ति कितनी होती है? याद रखिएगा ये अल्ट्रासाउंड है, ठीक है। अल्ट्रासोनिक वेव है मतलब 20,000 हर्ट्ज से ऊपर। क्या होगा? यानी 20,000 हर्ट्ज से ऊपर वाले को हम लोग अल्ट्रासोनिक पराश्रय तरंग कहते हैं। तो 20,000 हर्ट्ज ये आपका आंसर। कहीं कहीं एग्जाम में अब सॉरी कम लिखा हुआ है, 20,000 से अधिक ये होगा। 4 नंबर इधर करेक्ट आंसर। कभी कभी बच्चे क्या होते हैं ना, यानी बच्चे तो आप नहीं हो, साथी कह सकते हैं, यानी हमारे साथी कहाँ पे मिस्टेक कर जाते हैं। अगर ये 20,000 लिखा हुआ है और कहीं इस तरह से लिख देता है 20 के, तो दोनों इक्वल ही है। कभी कभी कंफ्यूज कराने के लिए भी ऑप्शन दिए जाते हैं, क्योंकि ये एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसीलिए मैं इस बात को, तो बहुत सारे साथी इसको मार करके खुश हो गए थे, इसको छोड़ दिए थे। यानी 20 के को भी हम लोग यानी के मतलब 1000 ही होता है और ये दोनों इक्वल ही है, राइट। चलिए आइए अगला प्रश्न आते हैं हम लोग। किस वर्ग के पौधों को पादप जगत के उभयचर कहा जाता है? उभयचर का मतलब होता है एम्फीबियन, यानी आपसे कह रहा है कि किस विच क्लास ऑफ प्लांट जो है जिसको अल्सो नॉन एज एम्फीबियन, यानी किस जगत के प्लांट्स को पादप को हम लोग उभयचर के नाम से जानते हैं। तो याद रखिएगा ब्रायोफाइटा को हम लोग एम्फीबियन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? एम्फीबियन के नाम से जानते हैं, ठीक है। टेरिडोफाइटा क्या होता है? तो टेरिडोफाइटा जो है स्मॉल प्लांट्स ही होता है, लेकिन इसमें जो होता है सूट सिस्टम तो होते हैं और रूट सिस्टम भी होते हैं, लेकिन उतना वेल डेवलप इसमें जो होता है कॉम्प्लेक्स टिश्यू नहीं पाया जाता है। टेरिडोफाइटा में कॉम्प्लेक्स टिश्यू बोले तो जाइलम और फ्लोएम नहीं पाया जाता है, ये याद रखिएगा। किसमें?
ट्रिडोफाइटा में ये स्मॉलन कंडीशन, यानी इसमें जो है न फ्लावरिंग न सीड्स की एक बात किया जाएगा, ये प्लांट्स ही है लेकिन स्मॉल कैटेगरी का प्लांट्स है, राइट। चलिए याद रखिए जिम्नोस्पर्म क्या है, किसको कहते हैं? जिम्नोस्पर्म जो है पौधे की वह कैटेगरी है, यानी बड़ा पौधा कह लीजिए, बड़ा पेड़ कह लीजिए, जिसमें फल तो आएंगे विदाउट फ्लावरिंग आएंगे, यानी बेगर फूल के फल आएंगे, उसी को हम लोग जिम्नोस्पर्म कहते हैं। वहीं पे अगर बात कर ले जाएगा एंजियोस्पर्म की, तो एंजियोस्पर्म ठीक उसी तरह से पौधा है, बड़ा पौधा है, और इसमें जो फूल आएंगे, फल आएंगे वो फूल के बाद आएंगे। इसमें जो फल होगा जिम्नोस्पर्म में वो नेक्ड होगा, मतलब बेगर कवर्ड का होगा, और एंजियोस्पर्म में जो फल होगा वो कवर्ड का होगा, जिसको हम एंडोकार्पिंग कहते हैं, यानी आउटर लेयरिंग कवर होगा, राइट। ये याद रखिएगा। बताई जाए तो हर एक बात बताई जा सकती है, लेकिन सवाल है कि आपके माइंड में कितनी बातें रह रही है। बताने को तो अनंत है, बताया जा सकता है, लेकिन ये भी ख्याल रखना है कि आपने कितनी बातों को एब्जॉर्ब किया और कितनी बातों को माइंड में सेट किया। बस वही बात को माइंड में रखना है, और जिससे यानी जिससे प्रश्न बन सके आसानी से, और जो हमारा सफलता के लिए कारगर हो, बाध्य हो। आई बात समझ? वो बातें के लिए यानी उस बात को माइंड में बिल्कुल नहीं रखना है जो हमारी यानी जिससे का कोई मतलब भी नहीं और जिसकी कोई ज़रूरत ही नहीं। वही चीज़ मैं सिलेक्टिव चीज़ें बता रहा हूँ, यानी हर एक बात अपने आप में एक प्रश्न है, ठीक है। हर एक बात अपने आप में प्रश्न है। जब आप एग्ज़ाम देंगे, और अभी तक आप एग्ज़ाम दिए होंगे, आई होप, उम्मीद तो करते ही हैं, कई डिफरेंट एग्ज़ाम दिए होंगे, और आपको ये अंदाज़ा होगा ज़रूर कि ये जो भी मैं बातें बोल रहा हूँ, सभी बात जो है कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में क्वेश्चन के रूप में आया हुआ है। यानी मनगढ़ंत बातें और अपनी उपज एक भी बात नहीं है, राइट। चलिए, यानी सभी बातें प्रश्न से संबंधित है जो आपके हितकारी के लिए ही है, राइट। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का शुद्धतम रूप है? तो कार्बन का शुद्धतम रूप जो है, याद रखिएगा, जो है कोक है। कौन है? कोक है। कार्बन का शुद्धतम रूप कोक है, ठीक है। चलिए, ईंधन में से एक जो जलने पर एक अवशेष छोड़ता है उसको क्या कहते हैं? देखिए, अवशेष का मतलब होता है राख, धुआं। तो याद रखिएगा, इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है, राख आपका बायोगैस में नहीं मिलेगा, मिट्टी के तेल में नहीं मिलेगा, एलपीजी में नहीं मिलेगा, मिलेगा किसमें? लकड़ी में। याद रखिएगा, अगर कोई पदार्थ जलने के बाद अगर राख ना दे, या किसी भी तरह की थोड़ी सी भी राख अगर ना दे, तो उससे प्राप्त जो ऊर्जा होगी वो mc² के बराबर होगी, यानी ई जो होगा mc² के बराबर है। ये याद रखिए, अगर कोई पदार्थ जलने के बाद अगर राख ना दे तो उससे प्राप्त ऊर्जा कितना के बराबर होगी? mc², जो एनर्जी खत्म ही नहीं होगा, खत्म ही नहीं होगा, राइट। चलिए, आइए अगला प्रश्न क्या है? निम्न में से किसे पादप कोशिका का रसोई घर कहा जाता है? तो किचन ऑफ सेल किसको कहा जाता है? क्लोरोफिल को कहा जाता है। किसको? क्लोरोफिल को। याद रखिएगा, हरित लवक को कहा जाता है, और इसी में यानी हरित लवक प्लास्टिड से ही रिलेटेड है, यानी प्लास्टिड को हम लोग किचन ऑफ सेल के नाम से जानते हैं। जो प्लास्टिड ओनली प्लांट्स कोशिका में ही पाया जाता है, एनिमल कोशिका में प्लास्टिड नहीं पाया जाता। वही बात अगर हम कर लेंगे सेल ऑर्गेनेल्स की, यानी सेल अंगक की, कोशिका अंगक की, तो हमारे पास एक है वैक्यूल। जो वैक्यूल सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में पाया जाता है, और छोटे कैटेगरी के प्राणी जो होते हैं एनिमल, उसमें वैक्यूल्स पाया जाता है। यह याद रखिएगा, वैक्यूल्स के पाए जाने के कारण प्लांट्स में जो होता है केंद्रक जो होता है वो एक्सटेंड करते रहता है, उसका पोजीशन फिक्स नहीं रहता है, और हम लोगों में वैक्यूल्स नहीं पाया जाता है, जिसके कारण कोशिकाएं जो यानी केंद्रक जो होती है कोशिका के अंदर जहां पे होते हैं वो फिक्स पोजीशन पे होता है, ठीक है। चलिए, आइए अगला प्रश्न आते हम लोग। उलांग का एक प्रकार है, तो उलांग जो है याद रखिएगा एक कैमेलिया साइनेसिस पौधा होता है। क्या होता है? कैमेलिया साइनेसिस पौधा होता है, उसके पत्ती को सुखाकर बनाया जाता है उलांग, ठीक है। यानी इसी उलांग का जो है प्रयोग किया जाता है किसमें? ग्रीन टी और ब्लैक टी बनाने में किया जाता है, ठीक है ना। ये एक प्रकार का चीनी चाय है। क्या? चीनी चाय पारंपरिक यानी ट्रेडिशनल जो है, यानी चीन में इसका व्यापार किया जाता है, ये याद रखिएगा। यानी उलंग क्या है? कैमेलियन साइनोसिस का एक पौधा होता है जिसकी पत्ती को सुखा करके उलंग बनाया जाता है। इसका प्रयोग कहाँ है? इसका प्रयोग जो है कहाँ किया जाता है? ग्रीन टी और ब्लैक टी बनाने में। और ये याद रखिएगा, जो उलंग है एक पारंपरिक यानी ट्रेडिशनल जो है चीनी चाय है। क्या है? चीनी चाय है, ये याद रखिएगा, यानी चाय से संबंधित उलंग, ठीक है। कैमेलियन ये याद रखिएगा, पत्तियों को सुखा करके बनाया जाता है कैमेलियन पौधा से, ठीक है। चलिए, आइए अगला प्रश्न आता हम लोग। मानव शरीर का भार सबसे ज्यादा होता है कहां पे होता है? तो ध्रुवों पर सबसे अधिकतम होता है।
ध्रुवों पर क्या होता है, सबसे अधिकतम होता है, ये याद रखिएगा। आइए अगला प्रश्न में आते हैं हम लोग। कांस्य किसका मिश्र धातु है, तो याद रखिएगा ये कॉपर और टीन का मिश्र धातु होता है। यानी कॉपर और टीन को हम जब एक साथ मिला देते हैं, यानी होमोलोगस में, यानी एक जैसा, ठीक है ना, तो उसी को हम लोग कहते हैं मिश्र धातु। क्या बोलते, एलाव बोलते हैं। एलाव बना देने से इसकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाती है, ठीक है ना। इसकी कठोरता क्या, टेंडेंसी कह लीजिए, हार्डनेस कह लीजिए, ये हार्ड हो जाता है, टफ हो जाता है। तो याद रखिए तांबा और टीन का मिश्र धातु होता है कांस्य। ठीक है, चलिए। प्रकाश वर्ष डैश की एक माप है, याद रखिएगा। प्रकाश वर्ष जो है यानी प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को ही हम लोग एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। यानी प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी, इसका मतलब प्रकाश वर्ष जो है ये मात्रक होगा किसका, दूरी का मात्रक होगा, ये याद रखिए। तो अंतरिक्ष में दूरी, ये याद रखिए, यानी प्रकाश वर्ष मात्रक है किसका, दूरी का मात्रक है, राइट। चलिए, डैश कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है, तो याद रखिएगा कोशिका विभाजन को बढ़ावा देने वाला हमारा साइटोकाइनिन है। क्या है, साइटोकाइनिन है। आई बात समझ, ये सब प्लांट्स हार्मोन है। क्या है, प्लांट्स हार्मोन है। वही अगर आपसे बात किया जाए कि जिबरेलिन्स क्या करता है, तो याद रखिएगा जिबरेलिन जो है, जो भी विकासात्मक इकाई है, जो डेवलपमेंट होता है, जैसे फल हो गया, पत्ती हो गया, फूल हो गया, ये सारे पर काम करने वाला कौन, यानी जो भी डेवलपमेंट से संबंधित है, जिसका विकास होना है, उसका विकास होना है। यानी फल का विकास होना है, फूल का विकास होना है, तना का विकास होना है, स्टेम का विकास होना है, पत्ती का विकास होना है, इसके लिए कारगर हमारा जिबरेलिन्स है। ये प्लांट्स हार्मोन्स है, राइट। ऑक्सिन की बात करेंगे तो ऑक्सिन भी हमारा एक हार्मोन है, प्लांट्स हार्मोन ही है, जो ये ग्रोथ को नियंत्रित करता है, यानी कंट्रोल ऑफ ग्रोथ, यानी वृद्धि को नियंत्रित करता है कौन, ऑक्सिन्स, ये याद रखिएगा। यहीं पे अगर बात कर लिए एबिसिक एसिड, तो ये इनहिबिट ऑफ ग्रोथ है। क्या है, इनहिबिट ऑफ ग्रोथ, यानी ग्रोथ को क्या करता है, कंट्रोलिंग करके रखता है। ठीक है, तो यानी कोशिका विभाजन को बढ़ावा देना है, कौन देता है, साइटोकाइनिन, ये प्लांट्स हार्मोन है, जो सेल डिवीजन में हेल्प करता है, सेल डिवीजन को इंक्रीज कराता है। और इसी के कारण यानी 1 से 2, 2 से 3, 4, जो इस तरह से तना का डेवलपमेंट होता है उस तरह से होता है। चलिए देखिए, डैश और डैश उत्तकों की कोशिकाएं जीवित कोशिकाएं होती है, तो याद रखिएगा पेरेन्काइमा और कोलेनकाइमा में जीवित कोशिकाएं होती है। पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, ये सब जो है ना, देखिए प्लांट्स में 2 तरह की उत्तक पाई जाती है, एक साधारण सरल उत्तक और एक जटिल उत्तक। सरल उत्तक का जो है हमारे पास पेरेन्काइमा, स्क्लेरोकाइमा और कोलेनकाइमा है, और जटिल उत्तक जो है हमारे पास जाइलम और फ्लोएम है, ये याद रखिएगा। यानी पौधे में जो उत्तक होते हैं 2 तरह के होते हैं, कौन कौन, सरल और जटिल। ठीक है ना, सरल और जटिल में कौन कौन आ जाएगा, 2, जाइलम और फ्लोएम। और सरल में कौन कौन आ जाएगा, पेरेन्काइमा, स्क्लेरोकाइमा और कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा और पेरेन्काइमा में जो कोशिकाएं पाई जाती है वो लिविंग कोशिकाएं होती है, जीवित कोशिकाएं होती है। और वही बात कर लेंगे हम लोग किसकी, स्क्लेरोकाइमा की। तो स्क्लेरोकाइमा में और ट्रेडिड में जो है स्क्लेरोकाइमा, इसमें नॉन लिविंग कोशिकाएं, अजीवित कोशिकाएं पाई जाती है, याद रखिएगा। आए बात समझ में। यानी पौधे में 2 तरह की उत्तक, कौन कौन, सरल यानी सिंपल उत्तक और जटिल मतलब कॉम्प्लेक्स उत्तक। ठीक है, जिसमें सरल उत्तक में कौन कौन, पेरेन्काइमा, स्क्लेरोकाइमा और कोलेनकाइमा। पेरेन्काइमा और कोलेनकाइमा में जीवित कोशिकाएं पाई जाती है, और स्क्लेरोकाइमा में अजीवित कोशिकाएं पाई जाती है। ठीक है, ये याद रखिएगा। जाइलम और फ्लोएम क्या करता है, तो जाइलम का काम है वाटर को संवहन कराना, और फ्लोएम का काम है फूड का ट्रांसपोर्ट कराना, राइट। चलिए, जाइलम पानी जो होता है वो बाई डायरेक्शनल होता है, ये जो है यूनिट डायरेक्शन, एक ही दिशा में, यानी नीचे से ऊपर की ओर लेके जाएगी। जबकि फ्लोएम जो होता है बाई डायरेक्शनल होता है, ऊपर भी लेके आएगी और नीचे भी लेकर के जाएगी, राइट। चलिए, तो ये आंसर आपका हो गया। आइए अगला प्रश्न आते हैं हम लोग। प्रोटीन संश्लेषण में मुख्य घटना की रचना है, तो प्रोटीन संश्लेषण देखिए आरएनए से एमआरएनए बनता है, यानी डीएनए से आरएनए, आरएनए से एमआरएनए। एमआरएनए का बनता मतलब मैसेंजर आरएनए ही, ये कहलाता है प्रोटीन सिंथेसिस। मतलब आप कह लीजिएगा मैसेंजर आरएनए कॉपी करना, ये आपका जो है डीएनए प्रोटीन संश्लेषण का है। याद रखिएगा, डीएनए से आरएनए का बनना, ठीक है, आरएनए से एमआरएनए का बनना। ये तो शाम को दे दो फोन। ठीक है, डीएनए से एमआरएनए इसको बोलते हैं ट्रांसलेशनल। ठीक है, और डीएनए से एमआरएनए का बनना ये कहलाता है, बोलिए, प्रोटीन कह लीजिए, प्रोटीन का बनना ट्रांसक्रिप्शन। ये सब क्वेश्चन ऑर्डर याद रखिएगा। फिर प्रोटीन से डायरेक्ट डीएनए का बनना ये भी कहलाएगा ट्रांसक्रिप्शन, राइट। चलिए, ठीक है, अगर कुछ यूनिक अच्छा लगे तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और किसी प्रकार की अगर कोई दिक्कत डाउट भी आए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि हर एक व्यक्ति सीखता है ना, हर एक व्यक्ति क्या है,
सीखता है और सीखने पर विश्वास रखता है। और आई एम अ बेस्ट लर्नर, मैं बहुत अच्छा एक सीखता हूँ, यानी सीखने में विश्वास रखता हूँ और मैं बहुत अच्छा एक क्या कहते हैं सीखता भी हूँ। ठीक है ना, आई एम बेस्ट लर्नर। आई बात समझ में। चलिए, कवक कोशिका भित्ति यानी फंगी का जो सेल वाल होता है वो किसका बना होता है? तो फंगी का सेल वाल जो होता है वो काइटिन का बना होता है, ये याद रखिएगा। फंगी का सेल वाल किसका बना होता है? काइटिन का बना होता है, ये याद रखिएगा। जिसको आप कहीं कहीं प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग चिटिन भी कह देते हैं, सिंपल और साधारण वे होता है उसका काइटिन कहते हैं। क्या कहते हैं? काइटिन कहते हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है। सेल्यूलोज होता है, सेल्यूलोज किसका बना होता है? तो सेल्यूलोज ग्लूकोज का बना होता है। कितना ग्लूकोज? 6000 ग्लूकोज का बना होता है, 6000 ग्लूकोज का बना होता है एक सेल्यूलोज। यानी यही वजह है कि सेल्यूलोज को हम पचा नहीं पाते हैं, बट कि ग्लूकोज हमारा पचा हुआ फॉर्म आता है। यानी सेल्यूलोज को पचाने के लिए ज़्यादा मात्रा में बैक्टीरिया जीवाणु चाहिए, जो कि हमारे लिए संभव नहीं है, राइट। इसीलिए ग्रास एटिंग एनिमल ही इसको पचा पाता है, हम लोगों से संभव नहीं इसको पचा पाना। आपसे एक प्रश्न आ सकता है कि ह्यूमन में सेल्यूलोज क्यों नहीं पचता है? तो ह्यूमन में सेल्यूलोज इसलिए नहीं पचता है क्योंकि उसको पचाने के लिए ज़्यादा मात्रा में जीवाणु चाहिए, और हमारा शरीर ज़्यादा मात्रा में जीवाणु नहीं रखता। अगर जीवाणु ज़्यादा मात्रा में आ जाएगा तो हम बीमार हो जाएंगे। आई बात समझ में। यानी बीमार जिस तरह से अगर हल्की बीमारी यानी कहे सैल्मोनेला टाइफी की बात करें, सैल्मोनेला बैक्टीरिया अगर उसकी लेवल ज़्यादा हो जाए तो आपको टाइफाइड हो सकती है। ठीक है। उसी तरह से थोड़ा सा जैसे लूज मोशन की बात करें, डायरिया में बात करें, उसमें अगर थोड़ा बैक्टीरिया का लेवल बढ़ जाए तो उसमें आपको क्या होता है? फूड पॉइजन हो सकता है। इसलिए एक्सेस मात्रा में बैक्टीरिया हमारा शरीर एडप्ट नहीं कर पाती है, राइट। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो ये जैव परिस्थितिकी याद रखिएगा। जैव परिस्थितिकी आंसर क्या हो जाएगा? जैव परिस्थितिकी। और इसी को हम लोग जो है इंग्लिश में बात करेंगे एंथोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंथोलॉजी। एंथोलॉजी, ठीक है। लॉजी यही कहलाता है। शब्द पशु व्यवहार यानी निम्न से कौन सा शब्द है जो पशु व्यवहार जैविक यानी पशु के व्यवहार, ठीक है, व्यवहार से संबंध जैविक अध्ययन का सर्वोत्तम वर्णन करता है? इसी को हम लोग जैव परिस्थितिकी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंथोलॉजी या जैव परिस्थितिकी, ये याद रखिएगा। ठीक है। चलिए, सामान्य घरेलू मक्खी का प्राणी नाम क्या है? सामान्य घरेलू का जो बायोलॉजिकल नेम है उसको मस्का डोमेस्टिका कहा जाता है। मस्का डोमेस्टिका, नाम ही कितना तगड़ा है, मस्का लगाना। यानी कभी कभी सुनते हैं जो अगर कोई आपको अधिक प्रशंसा कर दे तो आप क्या कहते हो? मस्का लगा रहे हो, राइट। तो मक्खी का भी नाम है मस्का डोमेस्टिका। डोमेस्टिक मतलब घरेलू, मस्का मतलब आपको मक्खी लग रहा है, मक्खन लगा रहा है। ठीक है, मक्खन लगा रहा, तो यही से संबंधित है आपका क्या है? मस्का डोमेस्टिका। ये प्राणी नाम है, बायोलॉजिकल नेम है किसका? बोलिए। घरेलू मक्खी का। ठीक है। चलिए, आइए अगला प्रश्न में आते हैं हम लोग। एस्केवम एपिथेलियम उत्तक फेफड़ों के अलवेली और जानवरों के अन्य हिस्सों में पाया जाता है जहां संकुचन और विश्राम होता है। तो याद रखिएगा, संकुचन और विश्राम जो होगा मतलब यहाँ एक्सपेंसेशन की बात कर रहा और रिलैक्सेशन की बात कर रहा। एक्सपेंड और रिलैक्सेशन, तो ये जो भी घटनाएं होगी ये अस्थिर घटना होगी। क्या होगी? अस्थायी घटना। अगर अस्थायी घटना हो जाएगी तो हमारा मसल्स रिलैक्स हो जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा, इसकी हम लोग कहेंगे अस्थायी घटना। क्या कहेंगे? अस्थायी घटना, ये याद रखिएगा। ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से संयोजी उत्तक नहीं है। तो आप संयोजिक उत्तक देखिए, संयोजिक उत्तक है आपका बोन से संबंधित जो भी कनेक्टिव टिश्यू में आ जाएगा, उपास्थि, अस्थि, रक्त, ये सब आपका कनेक्टिव टिश्यू है, संयोजी उत्तक है। वहीं बात कर लेंगे नर्वस टिश्यू, ये कनेक्टिव टिश्यू में नहीं आता है, ये याद रखिएगा। नर्वस टिश्यू जिसको आप तंत्रिका नर्व सेल कह लीजिए, ठीक है। आई बात समझ में? तो इसको हम लोग क्या कहें? तंत्रिका कोशिका कह लेंगे। आई बात समझ में? चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक त्वचा के नीचे तथा आंतरिक अंगों के बीच पाया जाता है? तो याद रखिएगा, त्वचा के नीचे जो पाया जाता है उसको हम लोग एडिपोज टिश्यू कहते हैं या वसा वाला उत्तक कहेंगे। क्या कहेंगे? वसा वाला उत्तक, यानी स्किन के नीचे। यानी इसका मतलब होता है वो आपको स्किन की त्वचा को सॉफ्टनेस प्रोवाइड करता है। यही वजह है कि गर्मी ठंडी के समय में वो स्किन आप जो है क्रैम्प करने लगता है, क्योंकि अंदर का जो वसा है वो ड्राई होने लगता है, जमने लगता है, जिसके कारण बाहरी वाला जो स्किन है वो हार्डनेस होने लगता है, वो क्रैम्प करने लगता है, राइट। यानी गर्मी के समय में सॉफ्टनेस होता है, ठंडी के समय में ड्राइनेस होता है। वजह यही है एडिपोज टिश्यू वसा का कारण। ठीक है, वसा उत्तक। हिस्टामिन स्रावक कोशिका डैश में पाई जाती है। तो हिस्टामिन स्रावक कोशिका जो है ये कनेक्टिव टिश्यू में पाई जाती है, संयोजी उत्तक में पाई जाती है, याद रखिएगा। ठीक है, हिस्टामिन स्रावक कोशिका किस में पाई जाती है? ये संयोजी उत्तक में पाई जाती है, कनेक्टिव टिश्यू में पाई जाती है। चलिए, इसी क्वेश्चन के साथ आज का सेट होता है कंप्लीट। ज्ञान घर यूट्यूब चैनल से बने रहें।
आपका बने रहने के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। अच्छा लगे सेशन तो इसको शेयर भी करें, आपको अच्छा लगे तो लाइक भी करें, कमेंट भी करें। आपका कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा। थैंक यू सो मच।